कस्टम ड्यूटी। तो सबसे पहले कस्टम ड्यूटी के लिए हमें कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू निकालना होता है, जिसके लिए इनवॉइस प्राइस ये हमें दिया होता है बुक में, वो लिखना होता है। फिर अगर ये सारे इंक्लूड नहीं है इनवॉइस प्राइस में तो हमें इसे इंक्लूड करना होता है। ये सारे प्लस होंगे, जैसे कि कमीशन टू एजेंट ऑफ सेलर, यानी कि सेलर ने एजेंट को कोई कमीशन दिया वो, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, सामान को पैकेज करने का खर्च, डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग चार्जेस, सामान को डेवलप करने का या डिज़ाइन करने का जो चार्जेस आया वो सब प्लस करना होगा, रॉयल्टी और लाइसेंस फीस, और अदर पेमेंट टू सेलर, यानी कि सेलर ने कोई भी अगर हमने अदर पेमेंट किया है दूसरा सब चीज़ तो वो भी इसमें प्लस होगा। इन सब को प्लस करेंगे और उसको इनवॉइस प्राइस के साथ प्लस कर देंगे तो वो हमारा आएगा फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, यानी कि इसे शॉर्ट में बोला जाता है FOB वैल्यू। अब ये FOB के ऊपर हमें दो चीज़ें प्लस करनी होती हैं, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एक होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर एयर फ्राइट है तो उसे हमें नॉट मोर देन 20%, यानी कि एयर फ्राइट है तो 20% से ज़्यादा हम नहीं लेंगे FOB का, ये रूल है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि FOB वैल्यू से हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दो टाइप के रहेंगे, एक होगा जो कि सी फ्राइट होगा यानी कि समुद्री भाड़ा होगा, और एक होगा एयर फ्राइट यानी कि हवाई भाड़ा, यानी कि समुद्र से होने वाले जो ट्रांसपोर्टेशन है वो, और एक होगा जो हवाई जहाज़ के थ्रू हो रहा है। तो अगर वो समुद्री भाड़ा है तो उसे हम एक्चुअल जो एक्सपेंस है उसको लेंगे, यानी कि जितना दिया हुआ है वो पूरा पूरा हमें लेना होगा। लेकिन अगर एयर फ्राइट है तो एक्चुअल वैल्यू यानी कि एक्चुअल एक्सपेंस जितना दिया हुआ है वो, या फिर FOB का 20%, दोनों में से जो छोटा होगा विच एवर इज़ लेस उसे हम टैक्सेबल करेंगे। इसके बाद हमें दूसरा लेना होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम या तो हमको बुक में दिया होगा, अगर बुक में दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमें वही वाला लेना है और उसे कोई टैक्सेबल करके अपना एसेसेबल वैल्यू निकाल लेना है। लेकिन अगर बुक में इंश्योरेंस नहीं दिया है तो फिर हमें उसे FOB का 1.125% लेना होगा। ये परसेंट पहले से डिसाइडेड है जो हमें हमेशा FOB के ऊपर ही कैलकुलेट करना होगा अगर बुक में इंश्योरेंस गिवन नहीं है तो। और फिर इसके बाद FOB में जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम को हम जोड़ देंगे तो हमारा एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा, जिसे हम CIF वैल्यू भी कहते हैं। इसके बाद हमें हमेशा ये ध्यान देना होगा कि हमेशा क्वेश्चन में या तो वो डॉलर, येन या किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर वो दिया हुआ है तो उसे हमें इंडियन करेंसी यानी रुपीज़ में चेंज करना होता है। और इसके लिए जो चेंजिंग रेट है वो हमेशा सेंट्रल एंड कस्टम बोर्ड के द्वारा जो बताया गया एक्सचेंज रेट होगा उसे ही हमें अलाउ करना है। इसे CBIT भी कहा जाता है। हमेशा इसी का एक्सचेंज रेट लेना है, बाकी वो किसी दूसरे का दिया रहेगा RBI या कुछ भी तो उसे हमें इग्नोर करना होगा। हमेशा हमें CBIT यानी सेंट्रल एंड कस्टम बोर्ड का ही एक्सचेंज रेट लेना होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटी, यानी कि कस्टम ड्यूटी कितने टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी जिसे BCD भी कहा जाता है। दूसरा होता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो कि हमेशा 10% निकाला जाता है। और तीसरा होता है इंटीग्रेटेड टैक्स जिसे IGST अपन कहते हैं। इसके बाद कस्टम ड्यूटी पेबल के लिए हम ये कॉलम बनाएंगे जो कि होगा पर्टिकुलर अमाउंट का, यानी कि यहाँ पे हमारा रुपीज़ टर्म में डॉलर या फिर फॉरेन करेंसी रहेगा और ये रुपीज़ टर्म में लिखेंगे। इसमें सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाला जाता है जो कि हमको रेट गिवन रहेगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी का कितना रेट है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा और ये हमेशा कैलकुलेट होता है हमारा एसेसेबल वैल्यू का, एसेसेबल वैल्यू के ऊपर। तो एसेसेबल वैल्यू इनटू रेट करेंगे तो हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी आ जाएगा। इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो कि 10% होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी का, यानी एसेसेबल वैल्यू का जो भी रेट गिवन रहेगा उससे हम निकालेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 10% निकालने पे हमारा सोशल वेलफेयर सरचार्ज आ जाएगा। इसके बाद हमें IGST निकालना होता है जो कि एसेसेबल वैल्यू को और बेसिक कस्टम ड्यूटी के वैल्यू को, सोशल वेलफेयर चार्ज के वैल्यू को जोड़ना होगा और फिर जो हमको परसेंट दिया होगा वो परसेंट इसके ऊपर लगाना होगा। इस तरीके से जो अमाउंट यहाँ पे आएगा फिर हमको तीनों को प्लस करना होगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी का, सोशल वेलफेयर सरचार्ज का और IGST का, तब जाके हमारा कस्टम ड्यूटी पेबल आएगा।
क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमने जापान से एक मशीन मंगाई है जिसका एफओबी वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख येन, फिर फ्लाइट चार्जेस दिया हुआ है 20,000 येन, और डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन इंडिया दिया हुआ है 60,000, इंश्योरेंस चार्जेस पेड इन इंडिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम जापान दिया है 15,000, और कमीशन पेबल टू एजेंट इन इंडिया दिया हुआ है 15,000। और यहाँ पे आरबीआई का एक्सचेंज रेट दिया है 1 येन इक्वल्स टू 0.45 रुपीज़, और CBITs एंड सी का एक्सचेंज रेट दिया है 1 येन इक्वल्स टू 0.50 रुपीज़। तो हमको CBIT का ही लेना होता है, तो हम इसी रेट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए सॉल्यूशन होगा कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। यहाँ पे एक्सचेंज रेट दिया हुआ था हमें बुक में 1 येन इक्वल्स टू 0.5 रुपीज़। हमेशा हम CBIT का जो एक्सचेंज रेट रहता है उसी को लेते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया। अब इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, एक येन का और एक रुपीज़ का, जिसमें हमको बुक में दिया हुआ था एफओबी वैल्यू 2 लाख येन। तो 2 लाख को हमको 0.5 से इंटू करना पड़ेगा, तो आ जाएगा रुपीज़ टर्म में 1 लाख रुपए एफओबी वैल्यू। अब इसमें हम प्लस करेंगे फ्लाइट चार्जेस, क्योंकि वो दिया हुआ था 20,000 येन। अब क्योंकि यहाँ पे एयर फ्लाइट तो बोला नहीं है, तो हम सिंपली इसको इंटू करेंगे 0.5 से, और इसका आ जाएगा 10,000 रुपये। लेकिन अगर एयर फ्लाइट होता तो हमको उसे कंपेयर करना होता एक्चुअल और साथ में एफओबी वैल्यू के 20% से, और जो कम होता उसको हम यहाँ पे लेते। लेकिन ये नॉर्मल है, फ्लाइट बस है, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट इंटू करके लिया। इसके बाद इंश्योरेंस चार्जेस दिया हुआ था, डायरेक्ट रुपीज़ में दिया था, इसलिए हमें इसे इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम रुपीज़ वाले कॉलम में लिखेंगे 15,000। फिर कमीशन दिया हुआ था, ये भी रुपीज़ टर्म में दिया हुआ था, तो इसे भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 15,000 लिखेंगे, और प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1,40,000, जो कि हमारा एसेसेबल वैल्यू होगा, और यही हमारा आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द एसेसेबल वैल्यू ऑफ मशीन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम USA दिया हुआ है, जिसमें एफओबी वैल्यू दिया है 4,000 USD, फिर एक्सेसरीज कंपलसरी सप्लाइड विद मशीन दिया हुआ है 1,000 USD, एयर फ्रेट दिया हुआ है 1,200 USD, इंश्योरेंस चार्ज एक्चुअल नॉट अवेलेबल दिया है, इसका मतलब यहाँ पे हमको 1.125% ही लगाना होगा इंश्योरेंस। फिर लोकल एजेंट कमीशन पेड दिया हुआ है 9,300 रुपये, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया हुआ है एयरपोर्ट टू फैक्ट्री का 4,000 रुपये। यानी कि यहाँ पे जब भी एयरपोर्ट का दिया होता है फ्लाइट, तो हमको 2 तरीके होते हैं, एक तो जो एक्चुअल में दिया है वो, प्लस दूसरा होता है एफओबी का 20%। दोनों में से जो कम रहेगा उसको हम लेंगे। और एक्सचेंज रेट यहाँ पे दिया है 1 USD इक्वल्स टू 60 रुपीज़, तो इसी को हमको लेके बनाना होगा। इसके लिए हमारा सॉल्यूशन होगा कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। एक्सचेंज रेट हमें दिया हुआ था 1 USD इक्वल्स टू 60। हमेशा हम CBIT का ही एक्सचेंज रेट लेते हैं। अब यहाँ पे हम 2 कॉलम बना लेंगे, एक USD के लिए और एक रुपीज़ के लिए। एफओबी वैल्यू नहीं, सबसे पहले हमें 1 USD इक्वल्स टू 60 रुपये दिया हुआ था। अब एफओबी वैल्यू हमें दिया हुआ था बुक में 15,000 USD, तो इसे हमें चेंज करना होगा रुपीज़ टर्म में। तो 15,000 इंटू, क्योंकि रुपी था 60, तो इससे इंटू करेंगे तो आ जाएगा 9 लाख रुपए। अब इसमें हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस करना होता है, तो क्योंकि ये एयर फ्लाइट है, इसलिए जब भी एयर फ्लाइट रहता है तो उसे हमें चेंज करना, 2 चीज़ों में कंपेयर करना होता है। तो एयर फ्लाइट हमें दिया हुआ था 4,000 USD, तो 4,000 इंटू करेंगे 60 से तो आ जाएगा 2,40,000। लेकिन एक सेकंड चीज़ होता है एफओबी का 20%, तो एफओबी हमारा है 9 लाख, 9 लाख का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,80,000। इन दोनों में से जो छोटा होता है, तो इन दोनों में छोटा है 1,80,000, तो उसको हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में लेंगे। इसके बाद आता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस हमको यहाँ पे क्योंकि नहीं बताया गया था, तो वो हमेशा हम लेते हैं 1.125%। तो यहाँ पे इंश्योरेंस एफओबी का निकालेंगे, 9 लाख का 1.125% तो आ जाएगा 10,125। इसके बाद कमीशन दिया हुआ था 15,000 रुपये, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा 11,05,125 रुपये, जो कि हमारा आंसर होगा।